भाभी, विनय के बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके हुआ। पापा भी मुझे बहुत याद कर रहे थे। कह रहे थे बहुत दिन हो गए वर्षा तुझे देखे हुए। वर्षा अपनी जेठानी नेहा से बोली। नेहा बोली, वर्षा मम्मी जी से फोन करके पूछ लो एक बार। वे मामा जी के घर से वैसे भी 2-3 दिन में लौट आएंगी और फिर वापस आकर अगर उन्हें पता चला कि तुमने उन्हें मायके जाने से पहले बताया भी नहीं तो कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। वर्षा बोली, भाभी मैंने उन्हें फोन किया था मगर वे फोन उठा नहीं पाई। अगर आपकी उनसे बात हो तो आप बता देना। चलो मैं पैकिंग कर लेती हूँ, कल सुबह की ही टिकट है मेरी दिल्ली जाने की। इतना कहकर वर्षा वहां से चली गई। नेहा 2 मिनट सोचती रह गई कि वर्षा ने कल सुबह की टिकट भी निकाल ली और अभी रात में ये बात बता रही है। खैर नेहा जानती थी वर्षा की आदत को, इसलिए वो कुछ नहीं कहती थी वर्षा से। वर्षा ने ऐसा पहली बार थोड़े ही किया था कि बिना बताए अपने मायके जाने की टिकट बनवा ली हो। वर्षा एक संपन्न मायके की बेटी थी और बहुत सुंदर भी थी, जिस बात का वर्षा को बहुत घमंड था। वर्षा की जबान पर हमेशा उसके पिता का नाम रहता था। वर्षा के मायके का पैसा उसके सिर पर हमेशा हावी रहता था। यहाँ अपने ससुराल कमला निवास में भी वर्षा ने अपना सिक्का चलाने का खूब प्रयास किया था, मगर वर्षा का पति विनय इतने विनम्र और संस्कारी स्वभाव का था कि उसने वर्षा से पहले दिन ही कह दिया था कि ये घर मेरी माँ का है और अब तक बड़ी भाभी ने भी माँ के विरुद्ध जाकर कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम भी माँ से पूछकर ही सब काम करना। फिर भी वर्षा कहीं ना कहीं अपनी मनमानी कर ही लेती थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वर्षा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। 2 दिन बाद जोरों से दरवाजा खटखटाने की आवाज आने पर नेहा ने काम वाली बाई रूपाली से कहा, रूपाली जरा देख तो इस वक्त कौन आया है और इतनी जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहा है। रूपाली जो कमला निवास में काम करती थी, उसने जब दरवाजा खोला तो सामने वर्षा खड़ी थी। वर्षा ने किसी से कोई बात नहीं की और सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गई। रूपाली ने जब नेहा को बताया कि वर्षा भाभी आ गई हैं, तो नेहा सोच में पड़ गई कि वर्षा तो 10 दिनों के लिए गई थी, फिर वो 2 दिन में ही मायके से क्यों लौट आई। नेहा ने जाकर वर्षा के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से जोर जोर से रोने की आवाज आई। नेहा डर गई कि आखिर वर्षा के मायके में ऐसा क्या हो गया कि वो इतना रो रही है। नेहा ने वर्षा को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा, मगर वर्षा बाहर आने को तैयार ही नहीं थी। नेहा बोली, वर्षा अगर तुम बाहर नहीं आई तो मुझे मजबूरन तुम्हारे जेठ जी को फोन करके यहाँ बुलाना पड़ेगा। तुम भला मुझे नहीं बताओगी कि क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? वर्षा ने दरवाजा खोला तो नेहा उसे देखती ही रह गई। वर्षा ने सफेद सलवार कमीज पहन लिया था, उसकी मांग में सिंदूर भी नहीं था, बाल बिखरे हुए, रो रो कर सूजी हुई आंखें और उसके चेहरे का गुरूर कहीं गायब हो चुका था। नेहा ये सब देखकर एकदम से डर गई। वो बोली, वर्षा ये क्या हाल बना लिया है तुमने अपना, और क्या हुआ है विनय को? वर्षा गुस्से में बोली, भाभी आपको सब कुछ पता था ना विनय के बारे में। आप लोग जानते थे ना कि विनय हर बार काम का बहाना करके मुंबई क्यों जाते थे। आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा ना इतने सालों तक। नेहा बोली, वर्षा ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कौन सा धोखा? क्या किया विनय ने? और विनय तो मुंबई गया हुआ है ना। वर्षा बोली, भाभी आप तो विनय की खास हो, क्या आपको नहीं पता? विनय तो अपनी सारी बातें मुझसे पहले आपके साथ साझा करता है ना। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाकर अच्छा नहीं किया भाभी। देख लेना मैं आप सबको बर्बाद कर दूंगी। विनय ने अब तक मेरा प्यार देखा है, मेरा इंतकाम नहीं। इस बार तो मैं मेरे पापा को कुछ बताकर नहीं आई हूँ, मगर जल्द ही मैं मेरे पापा को सब बता दूंगी और सबसे चुन चुन के बदला लूंगी। वर्षा गुस्से में लगातार कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही थी, जो देखकर रूपाली और नेहा दोनों हैरान थे। उतने में नेहा वर्षा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, वर्षा होश में आओ, बात क्या है वो तो बताओ। ऐसा क्या किया है हम लोगों ने तुम्हारे साथ? थप्पड़ खाते ही वर्षा फिर से जोर जोर से रोने लगी। नेहा ने वर्षा को अपनी गोद में सुला लिया और उसके आंसू पोंछने लगी। वर्षा बोली, भाभी क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? उसके लिए तो अब तक मैं मां नहीं बनी, क्योंकि मां बनने के बाद मेरा ये शरीर सुंदर नहीं रहता, और कहीं वो उस वजह से मुझसे प्यार करना ना छोड़ दे, फिर भी उसको उसमें क्या दिखा भाभी जो मुझ में नहीं है? नेहा बोली, वर्षा पहेलियां मत बुझाओ, मैं कब से तुमसे पूछ रही हूं आखिर हुआ क्या है। वर्षा नेहा की गोद से सिर उठाकर बोली,
भाभी, विश्वासघात किया है विनय ने मेरे साथ। मैं परसों जब अपने मायके दिल्ली पहुंची तो शाम को मुझसे मेरी सहेली आर्या मिलने आई। बातों बातों में पता चला कि हमारी सहेली काव्या भी उसके पति के साथ अब दिल्ली शिफ्ट हो गई है। तो मेरा मन काव्या से मिलने का हुआ और मैं उसके घर चल पड़ी। वहां पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। बाहर से मैंने जो देखा भाभी, वो याद करके अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अंदर विनय और काव्या साथ बैठे हुए थे। विनय मुंबई नहीं, दिल्ली में था। काव्या का सिर विनय के कंधों पर था और वो कह रही थी, विनय, ये डायमंड का नेकलेस तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए? इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? विनय ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो काव्या, और पत्नी के लिए गिफ्ट कीमत देखकर नहीं लाया जाता। उतने में 2 बच्चे वहां आकर बोले, पापा पापा, आप हमारे लिए क्या लाए हो? ये सब देखकर वहीं मेरी रुलाई फूट पड़ी और मैं वहां से अपने मायके लौट आई। पापा से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, और ये सब बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वापस यहाँ लौट आई। नेहा को भी ये सब सुनकर झटका लगा। वो बोली, वर्षा, इस बात की हम में से किसी को कोई खबर नहीं थी, और मुझे तो अब तक इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि विनय ऐसा भी कुछ कर सकता है। काश ये तुम्हारा कोई बुरा सपना हो वर्षा। वर्षा बोली, काश भाभी ये सपना ही होता, क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि ये मेरा भ्रम नहीं, हकीकत है। भाभी, आज तक विनय ने कभी मुझे हीरों का हार नहीं दिया, और वो काव्या को हीरों का हार दे रहा था, और उसके 2 बच्चे भी हैं। इतना कह फिर से फूट फूट कर रो पड़ी वर्षा। नेहा गुस्से में बोली, मैं अभी विनय को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ है। हमें मुंबई बोलकर जाने वाला विनय हर बार दिल्ली जाता है, ये मैं नहीं जानती थी। और वर्षा, जब तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी तब भी विनय बार बार मुंबई जाता था। उसका काम भी तो ऐसा ही है कि उसे बाहर जाना ही पड़ता था। बोलकर नेहा विनय को फोन मिलाने लगी। वर्षा नेहा से फोन छीनते हुए बोली, नहीं भाभी, अगर आपने विनय को फोन करके सब कुछ पूछ लिया तो वो चौकन्ना हो जाएगा। वो जब आएगा तभी सामने से ही सारी बातें पूछेंगे। नेहा बोली, मम्मी जी को जब ये सारी बातें पता चलेंगी तब ना जाने क्या गुजरेगी उन पर। विनय भैया को हम जितना संस्कारवान समझते थे उतने ही गिरे हुए निकले भैया। फोन लाओ वर्षा, कम से कम विनय से पूछूं तो कब आ रहा है वो यहाँ। वर्षा ने नेहा का फोन वापस दे दिया। नेहा विनय को फोन मिलाकर बोली, कब आ रहे हैं विनय भैया? विनय बोला, अभी 2-3 दिन और लगेंगे भाभी। नेहा बोली, यहाँ वर्षा की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। इतना बोलकर नेहा ने फोन कट कर दिया। वहां विनय ये सुनकर चिंता में आ गया कि अचानक से क्या हो गया वर्षा की तबीयत को। काव्या बोली, विनय तुम चिंता मत करो और जाओ, वहां वर्षा को तुम्हारी जरूरत है। विनय बोला, काव्या, मैं तुमसे कितने महीनों बाद मिलने आया हूं, ऐसे कैसे चला जाऊं? हर बार तुमने मुझे मजबूर किया है वर्षा के साथ रहने को, यहाँ तक कि मुझे वर्षा से शादी करने को भी तुमने ही तैयार किया था। मैं तो कभी वर्षा से शादी करना ही नहीं चाहता था। काव्या बोली, मैं जानती हूं विनय, मगर हमारे पास दूसरा चारा भी तो नहीं था। अगर तुम वर्षा से शादी नहीं करते तो। उतने में विनय की बेटी आकर बीच में ही बोल पड़ी, पापा, इस बार तो आप यहाँ ज्यादा दिन रहोगे ना? इस बार तो हमें छोड़कर जल्दी नहीं जाओगे ना? मेरी सब सहेलियों के पापा उन्हें स्कूल छोड़ने लेने आते हैं और हर वक्त उन्हीं के साथ घर में रहते हैं, मगर आप बहुत वक्त के बाद हमसे मिलने आते हैं, ऐसा क्यों पापा? विनय का बेटा भी साथ साथ ही बोल पड़ा, पापा, मेरे सारे दोस्तों के साथ तो उनके दादा दादी चाचा चाची भी रहते हैं, लेकिन हमारे पास तो आप भी नहीं रहते। विनय ने ये सुनकर दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बच्चों, अगली बार तुम सबको तुम्हारे दादा दादी के साथ रहने के लिए ले जाऊंगा। बच्चे बोले, प्रॉमिस पापा? विनय बोला, हाँ प्रॉमिस बेटा। बच्चे ये सुनकर बाहर खेलने चले गए। यहाँ काव्या गुस्से में बोली, विनय, आप जानते भी हो आपने कैसा वादा कर दिया है बच्चों से, जो शायद कभी पूरा भी नहीं हो सकता। विनय बोला, काव्या, मैं भी ये दोहरी जिंदगी जीते जीते थक गया हूं, और मैं चाहता हूं कि वर्षा, माँ, भैया, भाभी सभी को ये सच पता चल जाए, ताकि तुम वहां आकर मेरे साथ हमेशा रह पाओ। काव्या बोली, विनय, मैं भी चाहती हूं कि हम लोग हमेशा साथ रहें। यूं टुकड़ों में जिंदगी जीना आखिर कौन चाहता है, मगर ये सब बोलना जितना आसान है उतना ही मुश्किल करना है। विनय बोला, मैं जानता हूं काव्या, मगर एक न एक दिन ये ठोस कदम मुझे उठाना ही होगा।
और तुम्हें उसमें मेरा साथ देना होगा। काव्या बोली, विनय, मैं तो तुम्हारा साथ मरते दम तक दूंगी, इसलिए तो आज ऐसी जिंदगी जी रही हूं जहां मुझ पर लोग ताने कसते हैं, मुझे रखेल तक कह देते हैं, मगर मैं सब गम हंसकर पी जाती हूं विनय, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। विनय बोला, बस काव्या, इस बार मैंने भी फैसला कर लिया है कि सही वक्त देखकर मैं घर में हमारे रिश्ते के बारे में सभी को बता दूंगा और तुम्हें भी इस जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा दिला दूंगा। विनय ने ये कहकर काव्या से अलविदा ली और अपने घर चंडीगढ़ के लिए निकल गया। विनय जैसे ही घर पहुंचा, उसकी भाभी नेहा ने दरवाजा खोला। भाभी को देखते ही विनय ने मुस्कान दी, मगर सामने से भाभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे रसोई में चली गई। विनय सोच में पड़ गया कि भाभी को क्या हो गया, वर्षा की तबीयत ज्यादा खराब है क्या? घर के काम करने वाली रूपाली सामने से आती दिखी तो विनय बोला, रूपाली, अब कैसी है तुम्हारी वर्षा भाभी की तबीयत? रूपाली बोली, भाई जी, आप भाभी से ही पूछ लीजिए, और वो भी वहां से नाराजगी दिखाते हुए चली गई। विनय सोच में पड़ गया कि ये सबको क्या हो गया है, कोई ढंग से ना बात कर रहा है और ना ही जवाब दे रहा है। विनय अपने कमरे में जाने वाला ही था कि वर्षा बाहर आ गई और दांत पीसते हुए बोली, आ गए मुंबई से अपना काम करके या वापस जाना पड़ेगा? विनय बोला, क्या हुआ वर्षा, तुम इतने गुस्से में क्यों बात कर रही हो? वर्षा गुस्से में बोली, विनय, क्या नहीं था मुझ में जो तुम्हें उसमें दिखाई दिया? क्या मैंने तुम्हें शारीरिक सुख से कभी वंचित रखा है? क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुमने तो बस मेरा और मेरे पापा के पैसों का इस्तेमाल करने के लिए मुझसे शादी की थी, है ना? वरना प्यार तो तुम्हें उस काव्या से ही था। मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी क्यों खराब की तुमने? इसका जवाब दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वर्षा को इतना गुस्से में देख नेहा बोली, विनय क्या कहना चाहता है वर्षा, एक बार ये सुन लो, मैं भी विनय के मुंह से सच सुनना चाहती हूं आज। वर्षा चीख कर बोली, मैंने विनय को काव्या के साथ उसके घर में देखा है भाभी, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो विनय के मुंह से सुनेंगी आप? नेहा ने फिर से वर्षा को शांत किया, वर्षा, थोड़ी देर चुप हो जाओ बस, मैं जानती हूं विनय की गलती है, मगर विनय को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। विनय ये सब सुन ढम से सोफे पर बैठ गया और बोला, भाभी, ये बहुत लंबी कहानी है। बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। वहीं मेरी मुलाकात काव्या से हुई थी और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काव्या वहां भी ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी और उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं कोई वहां हमें साथ में देखकर बदनाम ना कर दे, इसलिए हम ज्यादातर यूनिवर्सिटी के बाहर ही मिलने का प्लान करते थे। वर्षा भी हमारे साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी और तब भी उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। कॉलेज का हर लड़का वर्षा का दीवाना था, सिवाय मेरे, क्योंकि मैं पहले से दिखावे वाली जिंदगी से दूर रहता था। मुझे सादगी जितना लुभाती थी उतनी खूबसूरती नहीं। मैं कॉलेज का होशियार लड़का था, इसलिए वर्षा मेरी मदद लिया करती थी, मगर वर्षा ने जब देखा कि मैं उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं हूं तो उसके ईगो को चोट पहुंची और वो मुझे पाने के लिए कोशिश करने लगी, मगर उसका कोई हथकंडा मुझ पर काम ना आया। आर्या, जो वर्षा और काव्या की कॉमन दोस्त थी, उसी ने वर्षा और काव्या की दोस्ती भी करवाई थी। वहीं दूसरी ओर मेरी और काव्या की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि उसके पेट में मेरे नाम का बीज अंकुरित हो उठा। इसलिए हम दोनों ने चुपके से कोर्ट में शादी कर ली। मैं जैसे ही अपनी शादी की खबर घर पर देने वाला था, मैंने सुना कि पापा को व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने की वजह से दिल का दौरा पड़ गया है। ये खबर सुनते ही मैं घर को दौड़ा। तब माँ ने मुझे बताया कि वर्षा के पापा ने हमारे व्यापार को वापस खड़ा करने में हमारी बहुत मदद की है, जिससे पापा की तबीयत में वापस सुधार आने लगा। थोड़े दिनों बाद जब वर्षा का रिश्ता मेरे लिए आया तो मैंने मना कर दिया, मगर माँ पिताजी मुझसे हाथ जोड़कर बोले कि जिस व्यक्ति ने हमारे बुरे समय में हमारी इतनी मदद की, उसकी बेटी को भला हम अपनी बहू बनाने से कैसे मना कर दें। मैं दोनों तरफ से फंस चुका था। तब काव्या बोली, तुम्हारे पिताजी जैसे तैसे ठीक हुए हैं विनय, कहीं तुम्हारी पहली शादी की खबर सुनकर उन्हें वापस कुछ ना हो जाए। तुम वर्षा से शादी कर लो विनय, हमारा प्यार सच्चा था और रहेगा। कानूनन मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मगर यहाँ सवाल तुम्हारे घर परिवार का है। और मैंने काव्या की बात मानकर वर्षा से शादी कर ली। शादी के एक हफ्ते बाद ही मैंने वर्षा को उसकी सहेली आर्या से फोन पर बात करते सुना कि मेरे पापा को व्यापार में घाटा उसके पापा ने ही करवाया था, ताकि हम लोग इनकी मदद लेने को मजबूर हो जाएं।
और फिर वर्षा इस घर की दुल्हन बन जाए, और इस साजिश में वर्षा की जीत हुई थी। ये सारा षड्यंत्र रचा था वर्षा और उसके पापा ने भाभी। वर्षा और उसके पापा की साजिश से हम तीनों की जिंदगी खराब हो गई भाभी। वर्षा की इतनी बड़ी साजिश का पता चलने के बाद भी मैंने अपने मुंह से उफ तक ना की, और धीरे धीरे मैं वर्षा को भी अपनाने में लग गया, क्योंकि आखिर वो मेरी पत्नी थी। मगर वर्षा अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, और उसके गर्भ में पल रही हमारी निशानी को भी वो मेरी मर्जी बिना अबोर्ट करवा आई, ताकि उसकी सुंदरता ना खराब हो जाए। एक तरफ ये है और दूसरी तरफ काव्या, त्याग और समर्पण की मिसाल। आज वर्षा का गुरूर खत्म हो चुका था। उसने अपना सामान बांधा और वो घर से जाने के लिए तैयार हो गई। विनय बोला, वर्षा, अगर तुम चाहो तो मैं, तुम और काव्या खुशी खुशी रह सकते हैं यहाँ। काव्या बोली, तुमने तो मुझसे मेरा गुरूर ही छीन लिया विनय। मुझे ये अपनाने में समय लगेगा कि तुमने मेरी जैसी सुंदर और पैसे वाली लड़की को ठुकरा कर काव्या जैसी सीधी सादी लड़की को अपने लिए चुना, और वर्षा हमेशा के लिए अपने मायके चली गई। दोस्तों, भले ही षड्यंत्र या साजिश कितनी ही सोच समझ कर लो, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाती है, और इसी तरह गुरूर भी एक न एक दिन चकनाचूर हो ही जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।